मैनेजर, जेसीबी अभी तक आई क्यों नहीं? सर, मैंने अभी फोन किया था, रास्ते में ही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। पिछले 1 घंटे से तुम मुझे यही सुना रहे हो श्रीकांत। तुम अच्छे से जानते हो मुझे किसी भी हाल में ये बिल्डिंग 3 दिन में तुड़वानी ही है, फिर भी तुम। सर आ गया वो। इतनी देर कहाँ लगा दिया तूने? बोला था ना 7 बजे तक आ जाना। अब मुंह क्या देखता है, शुरू हो जा, तोड़ दे बिल्डिंग। पुरानी जेसीबी क्यों मंगाई है तुमने श्रीकांत? नहीं सर, पुरानी नहीं, एकदम नई जेसीबी है ये। नई है तो स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर, स्टार्ट हो गई। चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और बिल्डिंग तोड़ दो। इसे तो ये गाड़ी ऑपरेट करनी भी नहीं आती। सर मगर दूसरी जेसीबी मंगाओ। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहली गाड़ी भी इस बिल्डिंग की ओर नहीं बढ़ पाई, लेकिन वापस मुड़कर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब इस जेसीबी के साथ भी वही हो रहा है। मजदूर बुलाओ। जी सर। हेलो लखन। ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन में तोड़नी है लखन। फिक्र मत कीजिए साहब, 3 दिन क्या 3 घंटे में तोड़ देंगे। अब ये बोल बच्चन की दुकान, अगर तूने ये बिल्डिंग 3 घंटे में तुड़वा दी ना तो सर से बोलकर मैं तुम सबको 4 दिन का पैसा दिलवा दूंगा। प्रॉमिस, लग जा काम पर। चलो भाइयों, कर दो इसे बर्बाद। बचाओ 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 बचाओ। बचाओ बचाओ। सिंघानिया सेठ, आज के बाद अगर किसी ने भी इस बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की तो सबको ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएगा। साहब माफ कीजिए, हमसे ना हो पाएगा। श्रीकांत, तुम ठीक हो? नहीं सर, बॉडी के सभी पार्ट हिला डाले हैं कमीने ने। श्रीकांत, इस भूत ने सामने आकर बता दिया है कि हम इसकी वजह से ही बिल्डिंग को नहीं तोड़ पा रहे हैं। इसी ने जेसीबी मशीनों को रोका था। बिल्कुल 100% सही पकड़ा है सर आपने। अब तो ये प्रोजेक्ट भूत के जाने के बाद ही शुरू हो सकता है सर। और ये ना तो तुम जानते हो और ना ही मैं कि ये भूत इस बिल्डिंग से कब जाएगा। एग्जैक्टली सर। सर, एक तांत्रिक बाबा का पता चला है। वो 100% गारंटी के साथ भूत भगाने में माहिर है सर। कितनी देर में आएगा वो? सर बुला चुका हूँ, बाबा बाहर ही बैठे हैं। गुड, उन्हें अंदर बुलाओ। जी सर। हेलो रोशनी, बाबा को अंदर भेजो। बाबा, श्रीकांत ने बताया कि आप भूत भगा देते हैं। मैं नहीं भगाता, ऊपर वाले की शक्ति भगाती है। मैं तो मात्र जरिया हूं। कितना पैसा लेंगे आप भूत भगाने का? 5 लाख। अरे बाबा, क्या आपको पता है 5 लाख कितने होते हैं? कभी देखे भी हैं? डन, भूत भगा दो, 5 लाख आपके।
अरे सर मगर। गाड़ी निकालो। ओम ह्रीं क्लीं व्लीं क्लीं टिं स्वाहा। आप दोनों यहीं रहें, अंदर सिर्फ मैं ही जाऊंगा। आप लोगों को खतरा हो सकता है। जी बाबा, जैसा आप कहें। तू जो कोई भी है सामने आ जा, बाबा के सामने आ जा वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओम ह्रीं क्लीं व्लीं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं व्लीं क्लीं टिं स्वाहा। बाबा, यहाँ से 9 2 11 हो जा, वरना मार मार के भूत बना दूंगा तुझे भी। देखते हैं कौन किसको भूत बनाएगा। ओम ओम फट स्वाहा। अभी भी समय है, ज्यादा फट फट ना कर, नहीं तो ऐसे फटके दूंगा कि जिंदगी भर इस बिल्डिंग के आसपास नहीं फटकेगा। आज तक कोई भूत का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा को छू सके। ये बात है तो फिर ले। अरे अरे, ये क्या कर रहा है भूत? रुक जा रुक जा। आए रे, मार डाला रे। ए भूत, देख देख, इज्जत पर हमला नहीं। रुक जा भाई, रुक जा, धोती छोड़ दे। अरे धोती क्यों खींच रहा है? हाय रे, तोड़ डाला, फोड़ डाला, पूरे शरीर का कर दिया झिंगा लाला। माफ करना बच्चा, ये भूत इस बाबा के बस की बात नहीं है। क्या हुआ आपको? बहुत परेशान लग रहे हो। हमारे पुराने घर पर जिस भूत ने डेरा जमा रखा है, वो उसे तोड़ने नहीं दे रहा। बस इसी बात से परेशान हूँ। उसका टूटना जरूरी है। मैं एक बात बोलूं, हमारी जगह पर जो भी कोई भूतिया शक्ति है वो बुरी नहीं है, क्योंकि जो भी उस जगह पर जाता है भूत उसे जान से नहीं मारता, बल्कि सिर्फ मार मार कर भगाता है। मेरी मानो तो जाकर खुद उससे बात करके देखो, शायद कोई हल निकल आए। सेठ, आप फिर आ गए। लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। जान चले जाए तो ठीक है, लेकिन इस बंगले पर प्रोजेक्ट बनना है। मैं उसे रुकते हुए नहीं देख सकता। और मैं इस बंगलों की जगह पर कुछ बनते हुए नहीं देख सकता। मुझे इस जगह से प्यार है सेठ, चले जाओ यहां से। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जानता हूं तुम बुरे भूत नहीं हो। प्लीज एक बार मेरे सामने आकर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा। सेठ, मुझे इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। बोलो क्या बात करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों इस घर को तोड़ने से रोकना चाहते हो, जबकि ये मेरा है। शंभू राम को जानते हैं आप? शंभू राम? आप शंभू काका की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? वो तो हमारे केयर टेकर थे। मेरा बचपन उनकी गोद में ही बीता है। उनके कंधे पर बैठकर तो मैं पूरा शहर घूमता था। लेकिन जब मैं 9 साल का हुआ तो घर वालों ने पढ़ाई के लिए मुझे विदेश भेज दिया। उसके बाद उनसे कभी मिलना नहीं हो पाया। लेकिन भूत बाबा, आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि छोटे मालिक, मैं ही आपका वो शंभू काका हूं, जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है।
मैं आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं शंभू काका, लेकिन ये काम मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। मेरी एक जगह है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। मेरे बिजनेस पार्टनर्स उन्हें हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके सर छत बनी रहे, इसलिए इस जगह पर उन्हें घर बनाकर देना चाहता हूं। मेरी परिस्थिति अभी भी ऐसी नहीं है काका कि मैं कहीं और जमीन खरीदकर उन्हें बसा सकूं। पिताजी के एक हादसे में अचानक मौत हो जाने से उनके पैसों का मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे यह काम करने दें। आपने तो मुझे रुला ही दिया छोटे मालिक। मुझे पहले पता होता कि एक नेक काम के लिए घर तोड़ रहे हैं तो मैं आपको कभी नहीं रोकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पिछले 20 साल की सैलरी देनी होगी। सैलरी? मैं मजाक कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए छोटे मालिक, आपके पिताजी ने BHD, ISISI और STB बैंक के लॉकर में अपने हर एक पैसों का हिसाब रखा हुआ है। जाओ ले लो। आपको कैसे पता? बड़े मालिक ने ही मुझे बताया था, शायद आज के दिन के लिए ही। चलता हूं, हमेशा खुश रहिए। शंभू काका, मैं आपसे वादा करता हूं, इस जगह पर पिताजी की मूर्ति के साथ साथ आपकी भी मूर्ति बनवाऊंगा। कैसा है मोंटू? अरे भाई, मेरे हाल चाल सब तेरे हाथ में है। जब से तुझे 5 बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तब से जान हलक में है। 50 लाख दे चुका हूं तुझे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी तूने अब तक 2 पेज लिखकर नहीं दिए हैं। सॉरी यार, राइटर्स ब्लॉक के फेज से निकल रहा हूँ। जल्द ही कुछ लिख कर देता हूँ। किसी हिल स्टेशन पर भेज दूं क्या, अगर तेरा राइटर ब्लॉक ब्रेक होता हो तो? आई थिंक यही सही रहेगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। पर एक बात बता, ये हिल स्टेशन के पैसे तेरे पेमेंट से काटने हैं या मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी? राइटर को ऐसे ही लोग मुश्किल से पैसे देते हैं। अब तू देने के बाद लेने की मंसूबे भी पालने लगा। जोक सपाट, बुक करके बताता हूँ। हेलो मोंटू जी, प्रणाम। कैसे याद किया इस गरीब को? अरे जनाब, आपके काम के लिए तो आपको ही याद किया जाएगा ना। ठीक कहा। कितने बंगलो बुक करने हैं? एक ही चाहिए शर्मा, लेकिन ऐसा जहां बैठकर कहानीकार के विचारों की लाइन लग जाए। अरे बस इतनी सी बात मोंटू जी, समझो काम हो गया। एक ऐसा बंगलो दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी आधे दाम पर। फिर तो कोई न कोई कीड़ा कांडी जरूर होगी। अरे सर, कीड़ा कांडी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, बस उससे दूर रहना है। अरे पेड़ का क्या अचार डालना है? मैं राइटर चौधरी से बात करके उन्हें यहाँ भेजता हूँ। कल या परसों ही वहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही खास राइटर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अरे टेंशन मत लीजिए मोंटू सर, आप भेजिए उन्हें, बाकी मैं देख लूंगा। प्रणाम। अरे भैया मिश्रा जी, अरे ले लीजिएगा अपने 200 रुपए यार। हैं? अरे कहीं भागे जा रहे हैं क्या हम? अच्छा फोन रखते हैं, कस्टमर आए हैं। 2 पैसे कमाएंगे तभी न देंगे तुम्हारे पैसे। जी जी प्रणाम। हाँ, आप कौन? मेरा नाम चौधरी। मोंटू जी ने, अरे यस 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 किए रहे वो फोन हमें। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, कब से पान खाते पीते। आइए चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मस्त जगह सेव करके रखी है आपके लिए। आइए। पहन लीजिए चौधरी जी, फॉर सेफ्टी। चलिए। अरे ससुरा, चलने के लिए ही तो बाइक पर बैठे हैं, चलिए। वैसे हमारी इस बाइक के बारे में कुछ पूछिए। इसे हमें डेविड के सन से लिए थे। अरे बाहर लेके गए थे हम,
बहुत ही बढ़िया है बाइक ये लीजिए चौधरी जी, आ गया आपका बंगलो। कैसा लगा बताइए? माइंड ब्लोइंग, यही तो चाहिए था। अरे तो बस बात नक्की हुई। ये लीजिए घर की चाबी और घुस जाइए अंदर। बाकी हम आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ फिक्स करते हैं। तब तक आप किचन में रखे नूडल्स वगैरह बना लीजिए। लेकिन क्या? उस पेड़ से दूर रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? उससे भी बढ़कर है वहाँ कुछ। मतलब ये कि वो इस बंगलो का हिस्सा नहीं है राइटर साहब। उसके मालिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें। मैं सामान ले आता हूँ। हाँ मोंटू, प्लेस इज डैम ब्यूटीफुल। काश तू यहाँ होता। जन्नत है जन्नत। अच्छा चल बाय, आई थिंक वो आ गया है। अरे चौधरी, ये क्या कर रहा है यार? तू लिखने आया है, ड्राइंग करने नहीं। लगता है किसी दूसरी विंडो पर बैठकर लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हर तरफ से पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ मोंटू बोल। बोलना मुझे नहीं तुझे है भाई। कितने पेज लिख डाले जन्नत में बैठ के आज। खाक लिख डाले यार। यहाँ एक पेड़ है, वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर रहा है। हर विंडो से वही एक ही पेड़ दिख रहा है। देख चौधरी, अपनी दोस्ती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। मैं तेरे ये स्टार टेंट्रम्स ज्यादा नहीं झेल सकता यार। कभी राइटर्स ब्लॉग, कभी जन्नत जगह। अब जन्नत जगह में पेड़ तुझे खटकने लगा है। अगर तुझे ऐसे ही बहाने बनाने हैं तो प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दे मुझे। मैं किसी और से काम करवा लूंगा, वो भी कम पैसों में। अरे तू गलत ट्रैक पर जा रहा है मोंटू। ओके, कल तक कुछ शुरू करता हूँ। बाय। सॉरी पेड़ जी, आपको शहीद होना पड़ेगा। बन गई बात। हाँ बोलो शर्मा। अरे बोलना क्या है सर जी, ये बताइए कि बंगलो में मजा आ रहा है कि नहीं? बंगलो तो आपका बहुत सुंदर है शर्मा, लेकिन ये पेड़ शानदार नहीं है। मेरे थॉट्स के बीच में रुकावट बन गया है ये। मैं इसे काटने जा रहा हूँ। जो भी इसका मालिक है उससे डील कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है चौधरी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे क्या हुआ शर्मा, एक पेड़ ही तो है। वो पेड़ नहीं है चौधरी जी, वो एक जीवन है, जिंदा है वो आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा वो। मेरी मानिए, आप बंगलो में जाइए और आराम कीजिए। सॉरी शर्मा, पेड़ तो काट के ही रहूंगा मैं। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी रुक जाओ। भाई चौधरी तो गया। तो खून है। तुम इंसान अपने मतलब के लिए मुझे कहीं भी जीने नहीं दे रहे। जहां भी बसता हूँ वहीं काटने आ जाते हो। मैं पूछता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम धरती पर कैसे रह पाओगे? मैं ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा लगा ये बंगलो? माइंड ब्लोइंग। हम यहीं रहेगा। तो लीजिए चाबी। लेकिन लेकिन व्हाट?
उस पेड़ से दूर रहिएगा। अरे ऐसा क्यों बोलता है तुम? क्योंकि वो पेड़ जिंदा है। राहुल एक शांत और अपने आप में ही रहने वाला इंसान है। राहुल किसी से ज्यादा बात नहीं करता। ऑफिस में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां राहुल पर फिदा है, क्योंकि राहुल दिखने में बड़ा ही हैंडसम है। यार कितनी नसीब वाली होगी वो लड़की जिसके साथ राहुल की शादी होगी। लेकिन ये तो घास भी नहीं डालता हमें। कहीं ये गे वगैरह तो नहीं है? सिया इसी ऑफिस में काम करती है। सिया बस अपने काम से ही बात करती है। काश मैं राहुल को अपने दिल की बात कह पाती कि मुझे उससे कितना प्यार है। देखती हूँ बच्चों, कब तक मुझे ये इग्नोर करते रहोगे। बस अब इसी संडे राहुल के घर जाऊंगी और उससे अपने दिल की बात कह दूंगी। ओह, यहाँ रहता है राहुल। यहाँ कितना सन्नाटा है और आसपास कोई घर भी नहीं है। अरे मेन डोर पर ताला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल अंदर ही होगा। किसी से मिलता तो नहीं है और ना ही कोई उसके दोस्त है। अंदर जाने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये रहा रास्ता। शायद ये गराज है और ताला भी नहीं है यहाँ। जब सिया को यकीन होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा, तब वो गराज का शटर खोलकर अंदर जाती है। उसे गराज के अंदर एक कार दिखाई देती है। इसका मतलब राहुल घर में ही है। वहाँ पीले रंग का एक बल्ब जल रहा है। जरूर यहाँ से कोई रास्ता घर के अंदर जाता होगा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली थी। अरे ये दरवाजा तो बिल्कुल खुला हुआ है। सिया को बेसमेंट में जा रही कुछ सीढ़ियां नजर आ जाती हैं। कोई है? राहुल, कहाँ हो तुम? यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? सिया को वहाँ एक बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखाई देता है। बड़ी ही तेज लाइट्स में 3 लड़कियां दिखती है जिनके हाथ बंधे हुए हैं और तीनों को भी मरकर शायद बहुत वक्त हुआ है। उनकी लाशें अब सड़ चुकी हैं। हे भगवान, ये तो वही 3 लड़कियां हैं जो पिछले कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हैं।
लेकिन ये यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ बस। तभी सिया को किसी कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं? तो ये आवाजें इस कमरे से आ रही हैं। सिया बड़ी सावधानी से उस कमरे की तरफ बढ़ती है। वो काफी डरी तो है, लेकिन उससे अंदर क्या शुरू है वो भी जानना है। वो कमरे के दरवाजे तक आकर पहुंच जाती है। अंदर का दृश्य देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंदर भी एक लड़की है जिसके हाथ और पैर मजबूती के साथ बगल वाले पिलर पर बांधे जा चुके हैं। लड़की का बदन खून से लथपथ है और एक आदमी उसके गले से उसका खून चूस रहा है। कौन हो तुम? राहुल, तुम? वो शैतान राहुल ही है। उसके दांत अब नुकीले और उसकी आंखों में एक अजब सी चमक है। हाँ, मैं। तुमने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी जो तुम यहाँ आ गई। राहुल, तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं बाहर जाकर तुम्हारा असली रूप सबको बता दूंगी। राहुल असल में खून पीने वाला एक पिशाच है, जिसे जिंदा रहने के लिए हर रोज इंसानी खून पीना जरूरी है। बेवकूफ लड़की, यहाँ से जिंदा जाओगी तब किसी को कुछ बता पाओगी ना। नहीं राहुल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। अगले दिन जब राहुल ऑफिस पहुंचता है तो लोग ऑफिस में रोजी की बातें कर रहे थे। कल से रोजी फोन नहीं उठा रही है। मुझे तो उसकी मम्मी डैडी का भी फोन आया था यार। कहाँ होगी रोजी? कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। अगले कुछ दिनों तक ऑफिस में रोजी की बातें हो रही थी। उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवा दी गई, पर पुलिस को रोजी का कोई पता नहीं चला। रोजी का एक फ्रेंड था समीर। समीर मन ही मन रोजी से बहुत प्यार करता था। रोजी के यूं लापता होने से वो बेचैन हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर रोजी के साथ क्या हुआ। कैसी होगी रोजी, किस हाल में होगी? पुलिस से तो कुछ नहीं होगा। लगता है अब मुझे ही रोजी को ढूंढना होगा। समीर ने अपने एक हैकर फ्रेंड से रोजी की लास्ट लोकेशन पता की और वो निकल पड़ा रोजी को ढूंढने के लिए। समीर राहुल के घर के बाहर पहुंचा। इलाका सुनसान था, पर फिर समीर ने राहुल को अपनी कार से घर के अंदर जाते देखा। ये तो राहुल है, ये रोजी के ऑफिस में काम करता है। कहीं इसी ने तो रोजी के साथ कुछ नहीं किया। समीर को राहुल पर शक हो गया। उसे घर के भीतर जाकर देखना था, पर वो इंतजार करने लगा अंधेरा होने का। रात के लगभग 12 बजे थे। राहुल के घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। शायद सो गया है, यही सही मौका है। समीर गेट फान कर घर के अंदर घुस गया। ये कैसी गंदी बदबू है। घर दिखने में तो साधारण था, पर फिर उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। लगता है ये आवाज बेसमेंट से आ रही है। बेसमेंट में अंधेरा ही अंधेरा था, पर अब वो बदबू बढ़ गई थी। समीर अंधेरे में लाइट का बटन ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ में किसी लड़की के बाल आए। समीर डर गया। ये तो लड़की के बाल हैं। कमरे में लड़कियों के बाल, हैंडबैग्स और कपड़े भी थे। इस खंबे पे रस्सियां क्यों बंधी है? ये राहुल यहां करता क्या है? राहुल, बोलिए रोजी कहाँ है?
मुझे पता है वो यहीं आई थी। बोल मेरी रोजी कहाँ है? राहुल प्लीज बता दे मेरी रोजी कहाँ है। बताने से अच्छा तुझे भी उसी के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? राहुल ने समीर का पैर दबोच लिया। राहुल ने समीर की गर्दन में अपना दांत गाड़ दिया और उसका खून पीने लगा। समीर भी लापता हो गया और राहुल पहले की तरह ऑफिस जाने लगा। ना जाने राहुल और कितनों की जान लेगा। वरुण की आंखें खुलती है। वो देखता है आसपास कोई नहीं है। उसके हाथों की जंजीरें भी टूट चुकी थी। उसने घबराते हुए एक लंबी सांस ली और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचा और वहां से बाहर निकला। सामने देखा तो कुछ लोग और पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी। अच्छा हुआ पुलिस यहाँ पहले से मौजूद है। अब मैं सारी बातें उन्हें बताऊंगा। वरुण पुलिस के पास गया और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर ना ही कोई वरुण की बात सुन रहा था, ना ही कोई उसे देख रहा था। तभी वरुण की नजर एम्बुलेंस की गाड़ी के पास रखी डेड बॉडी की तरफ गई, जो सफेद रंग के कपड़े से ढकी हुई थी। हवा के तेज झोंके से वो कपड़ा डेड बॉडी के चेहरे के ऊपर से हट गया और जैसे ही वरुण ने वो चेहरा देखा, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो डेड बॉडी तो 2 दिन पहले वरुण शाम के वक्त ऑफिस से घर लौट रहा था। वो बहुत थका हुआ था। घर आकर उसने अपने ऑफिस का बैग साइड में रखा और सोफे पर बैठ गया। तभी वरुण की मोबाइल की रिंग बजती है। वरुण मोबाइल उठाकर देखता है। देखो सीमा, मैं अभी घर पहुंचा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। मैं अभी कोई बहस करना नहीं चाहता। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि अगर तुमने जल्दी अपने प्रमोशन का कुछ नहीं किया तो पापा मेरी शादी कहीं और करा देंगे। प्लीज कुछ करो। ऐसा कहकर सीमा ने कॉल कट कर दिया। वरुण ने मोबाइल नीचे रखा और सोचने लगा। वरुण एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता था। सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन सीमा के घर वाले अमीर थे। उन्हें पैसों वाला दामाद चाहिए था, इसलिए सीमा पैसों के लिए हमेशा वरुण पर दबाव रखती। सोफे पर कुछ देर बैठने के बाद वरुण ने टीवी ऑन किया। टीवी पर केबीसी की एडवर्टाइजिंग चल रही थी। ये केबीसी का मौका आपको भी बना सकता है करोड़पति। ऐसा हमारी किस्मत में कहा कि एक ही रात में करोड़पति बन जाएं। सब नसीब का खेल है। काश हमें भी ऐसा कोई एक मौका मिल जाए जो हमारी किस्मत के तारे चमका दे। कम से कम सीमा के घर वाले तो मान जाएं शादी के लिए। ऐसा कहकर वरुण ने चैनल चेंज किया। तभी वरुण के घर की डोरबेल बजी। वरुण ने सोचा, इस वक्त इतनी रात को कौन हो सकता है। वरुण ने दरवाजा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय था। उसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स को वरुण के हाथ में देते हुए उसने कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आप हमारे शो केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति इस शो में इनवाइट किए गए हैं सर। वरुण बॉक्स को देखता रह गया। उसने जब सामने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा शायद डिलीवरी बॉय चला गया होगा। यह सोचकर वरुण ने बॉक्स अंदर लिया और उसे खोलकर देखा। बॉक्स के अंदर एक गिफ्ट था और केबीसी के शो का इनविटेशन कार्ड भी था। इनविटेशन कार्ड पर स्टूडियो का एड्रेस और टाइम लिखा हुआ था। वरुण को लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। फिर उसे लगा कि शायद उसका लक अच्छा है कि उसे करोड़पति बनने का मौका मिला है। वरुण मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब वो उठा तो उसे यकीन नहीं आया कि उसे सच में केबीसी के लिए इनविटेशन आया है। उसे लगा ये उसका कोई सपना तो नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आया
तो सामने टेबल पर वही बॉक्स पड़ा हुआ था। वरुण ने इनविटेशन कार्ड उठाया और वहां जाने की तैयारी करने लगा। रात को अपनी गाड़ी लेकर उस स्टूडियो की तरफ निकला। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे स्टूडियो का एड्रेस नहीं मिल रहा था। एक जंगल के बीच आकर उसने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आया। उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके मोबाइल पर सीमा का कॉल आया। सीमा, एक बहुत अच्छी खबर है। मुझे केबीसी के शो में इनवाइट किया गया है। मैं अभी वहीं जा रहा हूं। अगर मैं ये कॉन्टेस्ट जीत गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारे मम्मी पापा भी मुझे अपना लेंगे। करोड़पति दामाद जो मिलेगा उन्हें। अच्छा चलो, मैं जा रहा हूं। कल शाम को मिलते हैं और सारी बातें करते हैं। ऐसा कहकर वरुण ने कॉल कट कर दिया। फिर उसने स्टूडियो के एड्रेस को गूगल मैप में डाला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो उस स्टूडियो के पास पहुंचा। वो गाड़ी से उतरा और स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगा। उस जगह बहुत सन्नाटा था। ना कोई शोर, ना कोई लोग, ना कोई मीडिया। यह सब वरुण को बहुत अजीब लगा। अरे ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इतना बड़ा शो है तो बहुत सारे लोग होंगे, मीडिया होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सच में मुझे इसी शो का ऑफर आया है या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? लेकिन उस बॉक्स में केबीसी का इनविटेशन कार्ड भी तो था। वरुण ये सब सोच ही रहा था कि उसके सामने एक आदमी आ गया जिसने सफेद शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की टाई पहनी थी। हेलो वरुण सर, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? सर, मेरा नाम सुजय है और मैं इस शो में गार्ड का काम करता हूँ। लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ। मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। वरुण बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चला गया। अंदर स्टूडियो में भी काफी सन्नाटा था। चारों तरफ रोशनी थी पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अरे भाई, यहाँ इतनी शांति क्यों है? कोई नजर नहीं आ रहा हम दोनों के सिवा। और तुम यहाँ पर कितने सालों से काम करते हो? सुजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने चलता रहा। वरुण को ये बातें बहुत अजीब लगी। थोड़ी देर चलने के बाद सुजय ने वरुण को एक दरवाजा दिखाया और वहां जाने के लिए इशारा किया। वरुण 2-3 कदम आगे आया और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए जैसे वरुण की सांसें थम सी गई। वो थोड़ा घबरा गया और सोचा कि इतनी जल्दी सुजय कहाँ चला गया। फिर वरुण ने गहरी सांस ली और सारी बातों को नजरअंदाज करके वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। वरुण ने आवाज लगाई, कोई है यहाँ पर? हेलो। तभी वरुण के ऊपर एक फ्लैश लगी। हेलो मिस्टर वरुण, वेलकम। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आइए आइए। वरुण ने स्टूडियो के बीच में चेयर पर बैठे एक इंसान को देखा जो पीठ के बल बैठा था। वरुण उस इंसान की तरफ बढ़ने लगा। वरुण जैसे ही स्टूडियो के बीच पहुंचा, बाकी की सारी लाइट्स ऑन हो गई। आसपास कुछ लोग भी बैठे नजर आए। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा। एक कैमरामैन भी था जो कैमरा की ओर आंख जमाए बैठा था। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा शो इतना पसंद आएगा कि आप यहां से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, शो तो आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर तो अब हम ये शो शुरू करते हैं। ऐसा कहकर उसने वरुण को बैठने के लिए कहा और गेम के रूल्स बताने लगा। इस शो में आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये गेम कौन खेलेगा ये सिर्फ मैं चुनता हूँ। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह से बात करना वरुण के दिल में डर बढ़ा रहा था। फिर भी पैसों के लिए वरुण जैसे तैसे मान गया। उसने आसपास बैठे लोगों को देखा। सब लोग चुपचाप बैठे थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई हलचल। गेम शुरू हुआ। कैमरामैन ने कैमरा वरुण और एंकर की ओर घुमाया और खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछना शुरू किया। सो मिस्टर वरुण, बताइए, इन 4 जगहों में से कौन सी जगह भूतिया खंडहर के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 भानगढ़ किला, ऑप्शन 2 कुलधरा गांव, ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, ऑप्शन 4 ये सब ऑप्शन सही है। वरुण ने सोचकर बताया कि सारे ऑप्शन सही हैं। एंकर ने पूछा, क्या हम जवाब को लॉक करें?
वरुण ने हाँ में सर हिलाया। वरुण का जवाब सही था। एंकर हंसते हुए बोला। वरुण बहुत खुश हुआ और कम से कम खेल की शुरुआत तो हुई। इसी तरह से खेल आगे बढ़ता चला गया और वरुण सारे सवालों के जवाब सही देता और पैसे जीतता रहा। खेलते खेलते वरुण 25 लाख के सवाल पर आ पहुंचा। वो मन ही मन सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यही सोच रहा था। तभी एंकर ने वरुण से पूछा कि क्या आप आगे खेलना चाहेंगे। वरुण ने ज्यादा पैसों की लालच में हाँ बोल दिया। एंकर ने कहा कि आगे आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे और वो सवाल आपकी जिंदगी और मौत को तय करेगी। ये सुनकर वरुण बौखला गया। जिंदगी और मौत तय करेंगे मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब वही जो तुम सोच रहे हो। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह बात सुनकर वरुण डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डर कर वहां से भाग जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके हाथ और पैर कुर्सी से लगी जंजीर से बंधे हुए हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खेल नहीं खेलना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वरुण को अब समझ आ गया था कि वह जिंदगी और मौत के घेरे में फंसा हुआ है। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकता। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और खेलने के लिए तैयार हो गया। खेल शुरू हो गया। एंकर ने सवाल पूछा, जिंदगी क्या है? ऑप्शन ए, अपनी मर्जी से जीना। ऑप्शन बी, दूसरों के लिए जीना। ऑप्शन सी, किसी और के हिसाब से जीना। ऑप्शन डी, जन्म से लेकर मौत तक का सफर। वरुण ने एंकर की तरफ देखा, फिर स्क्रीन को देखते हुए डरते हुए बोला, ऑप्शन डी। वरुण के जवाब देते ही स्क्रीन पर डी ऑप्शन पर ग्रीन कलर दिखाई दिया तो वरुण ने गहरी सांस ली। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे इंसान चाहकर भी टाल नहीं सकता? ऑप्शन ए, जन्म। ऑप्शन बी, हादसे। ऑप्शन सी, भाग्य का लिखा। ऑप्शन डी, मौत। वरुण ने जवाब दिया डी, यानी मौत। वरुण का जवाब फिर सही था। जवाब सुनकर फिर जोर जोर से हंसने लगा। अब वो वरुण को आखिरी सवाल का जवाब देना था। वरुण को लगा अगर वो आखिरी जवाब सही देगा तो इस मौत के खेल से छूट जाएगा। एंकर ने सवाल पूछा, वरुण मिश्रा, यानी आपकी मौत कब होगी? सवाल सुन वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसकी सांसें रुक सी गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा तो 4 ऑप्शन थे। 30 सितंबर 2033, 30 सितंबर 2043, 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2053। उसने सबसे लास्ट वाला ऑप्शन यानी डी बताया। तभी एंकर जोर जोर से हंसने लगा। वरुण उसका हंसते हुए चेहरे को देखकर डर गया और जैसे ही उसने स्क्रीन की ओर देखा तो वो डर से देखता ही रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका जवाब गलत था और ग्रीन कलर आज की तारीख यानी 30 सितंबर 2023 पर था। और वरुण ने जैसे ही सामने देखा तो सामने का नज़ारा बिल्कुल बदल गया था। वरुण के सामने बैठे आदमी की आंखें लाल हो गई थी और आंखों के घेरे में चारों तरफ गहरे घाव थे। आसपास बैठे सारे लोगों की और कैमरामैन की आंखें लाल हो गई। वरुण को सोच और समझ पाता उससे पहले ही सामने बैठे ने हवा में उड़ते हुए वरुण के ऊपर छलांग लगाई। वरुण को कल रात की सारी बातें याद आ गई थी। वो जान चुका था कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी अब बाकी सब आत्मा की तरह एक भटकती आत्मा बन गया है। समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हो रहा है। पिछले 1 साल से हर महीने इस स्टूडियो में किसी न किसी की मौत होती है। वरुण की मौत का राज तो पता चल गया, लेकिन केबीसी के इस खेल का राज अभी भी राज ही है। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई,
और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था, पूरी ज्वेलरी सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें? मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की। ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वो कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी। दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया।
वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वह ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे, क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो। मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी। कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया।